लागू होने के आखिरी चरणों में पहुंच गया है। लोकसभा में चल रहे 7 घंटों से ज्यादा की डिबेट में सांसदों ने जीएसटी पर अपनी अपनी बात रखी। विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। अब सवाल है कि क्या जीएसटी 1 जुलाई तक लागू हो पाएगी, इसे लागू करने का तरीका कैसे होगा, और सबसे जरूरी सवाल कि जीएसटी का असर हम सब पर, व्यापारियों पर, उपभोक्ताओं पर क्या पड़ने वाला है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार से बात करेंगे, टैक्स एक्सपर्ट वैद जैन हमारे साथ जुड़े हैं, और बिजनेस स्टैंडर्ड की कंसल्टिंग एडिटर शुभमय भट्टाचार्य जी भी हमारे इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। आपके लिए भी सवाल है हमारे पास। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके मुताबिक सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करा पाएगी? क्या उतनी तैयारी है? क्या कंपनियां तैयार है? इस सब पर अपनी राय जरूर दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर। साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं 51818 पर। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुमित दत्त मजूमदार जी, आपके मुताबिक जिस रूपरेखा में अब जीएसटी आगे से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, लोकसभा से पारित होने के बाद सारे राज्यों को अपने अपने काउंसिल्स में इसे पास करानी है, विधानसभाओं में पास करानी है, क्या 1 जुलाई का डेडलाइन आपको प्रैक्टिकल लग रहा है? देखिए, जो लेजिस्लेटिव मामला है, जैसे कि कानून बना है अभी तक, वो बहुत ही डिस्कशन हुआ टैक्स पेयर्स लोग के साथ। जो आप देखिए 2015 अक्टूबर से फर्स्ट बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट चारों रखा है, टैक्स पेयर्स का, सारे स्टेक होल्डर का व्यूज लेके उसका आधार में फर्स्ट जीएसटी मॉडल ड्राफ्ट लॉ बनाया जून 2016 में। उसके बाद भी फीडबैक मिला है। देन द सेकंड कट केम इन मच इम्प्रूव्ड, बहुत ही अच्छा वो आया नवंबर 2016 में। उसके बाद भी स्टेक होल्डर का कमेंट आया, एंड देन उसके आधार में फिर अभी जो लॉ लागू हो रहा है। तो मेरे कहना है कि इतना इंटरेक्शन के बात हो रहा है, इसलिए जो भी खिचखिच होना था वो टेक केयर मोर और लेस हो ही गया सब, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैं सिर्फ देख रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन में, ये पूरा चीज निर्भर कर रहा है वो जीएसटी नेट जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा कहने का था कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जीएसटी जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन होंगे उसका कम से कम 3 महीना पहले सारे ऑपरेशंस फुली ऑपरेशन होना चाहिए जीएसटी नेट, ताकि कुछ ट्रायल रन, पायलट रन हो जाए, क्योंकि सब राज्य एक ही लेवल ऑफ आईटी एबिलिटी में नहीं है। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली बहुत ऊपर है, उधर उत्तराखंड सेम। लिए टैक्स पेयर में भी कोई कॉर्पोरेट इंडिया मच हायर लेवल में है, स्मॉल स्केल बहुत छोटा लेवल में है, लोअर लेवल में है। तो इसलिए सबको एक करते, बिकॉज जीएसटी नेट का जो पोर्टल है उसका, तो मेरा आशंका सिर्फ जीएसटी नेट का फंक्शन के बारे में, क्योंकि कोई प्लान भी नहीं है। तो और बाकी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। काफी जरूरी बात, इसमें 2 चीजें जो साफ निकल कर आ रही हो, और आज की पूरी डिबेट में भी हमने ये देखा कि लगभग आम सहमति बन चुकी है जीएसटी पर। विपक्ष भी जो अब आज मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत ही ऐसे मुद्दे नहीं है जिससे पूरा जीएसटी प्रोसेस डिरेल हो सके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वी जैन जी, एक तरफ तो है कि जीएसटीएन या जीएसटी नेटवर्क कैसे चलेगा, जिसमें सारे टैक्स पेयर्स को अपना टैक्स भरना है, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया करनी है। दूसरी तरफ अब तक ये तय नहीं हुआ है कि किस प्रोडक्ट या किस सेवा पर कितना टैक्स लगेगा, ये भी हमें पता नहीं कि कब तक ये रेट्स तय हो जाएंगे। ऐसे में 1 जुलाई की डेडलाइन कितनी व्यवहारिक आपको लग रही है, जब कोका कोला जैसी कंपनी कह रही है कि हम तैयार नहीं है? देखिए, जैसा मजूमदार साहब ने अभी कहा कि अभी ये जो फ्रेमवर्क है, जिसका ये डिस्कशन है, ये 8 साल से चल रहे थे, और इसको जो कंक्रीट शेप है अभी ये 2 साल में लेजिस्लेटिव कंक्रीट शेप में ली है। तो आज जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हो रहा है, तो ये एक लेजिस्लेटिव शेप मिल गई है बिल को। और उसके बाद भी अभी जैसे आपने कहा रेट नोटिफाई करने में भी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1.5 महीने या 2 महीने का समय और लगेगा। तो उसके बाद जो उपभोक्ता है और जो इंडस्ट्री है और जो आज की ट्रेडर है, उसको समय कितना मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है।
क्योंकि 1 जुलाई 2017 की डेडलाइन का मतलब ये होगा कि अगर ये लेजिस्लेटिव वर्क अब पूरा हुआ है और ये रेट नोटिफाई होते हैं मई के महीने में, तो 1 महीने का समय मिलेगा सिर्फ इसकी तैयारी करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब इसको लेजिस्लेटिव वर्क को और इसको करने में इतना समय लगा है और इंडस्ट्री को और उपभोक्ता को समझने में कि समय अगर 1 महीने का दिया जाएगा तो कितना कम समय होगा, क्योंकि एक बिल्कुल नई प्रणाली ला रहे हैं। ये सब मानते हैं कि एक नई व्यवस्था आ रही है और इस नई व्यवस्था में सारी स्टेट को सेंटर के साथ जोड़ा जा रहा है और सभी स्टेट का उस लेवल पे प्रिपरेशन होना, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन सिर्फ आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपने एक कानून बना दिया और रेट नोटिफाई कर दिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क दे दिया तो सभी लोग उस व्यवस्था से सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हो गए। जिन लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना है, जो कंपनी के जो आपके कंज्यूमर हैं, उनके स्टाफ हैं, जो उनके अकाउंटेंट हैं, जो उसको समझना है, उसको क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसकी एजुकेशन है, उसकी ट्रेनिंग है, उसके लिए बहुत समय लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऐसा मानता हूं कि शायद हो सकता है कि वित्त मंत्री जी ऑप्टिमिस्टिक है 1 जुलाई से, जो होना भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब इंप्लीमेंट होने लगेगा तो इसमें 1 या 2 महीने का टाइम बढ़ाया जाएगा। हो सकता है ये 1 अगस्त को कर दिया जाए या 1 सितंबर को कर दिया जाए, क्योंकि इन एनी के 16 सितंबर से पहले तो इसको जी टीएमसी के नेता कल्याण 16 सितंबर से पहले इम्प्लीमेंट करना। जी आप कह रहे 16 सितंबर से पहले इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। टीएमसी के नेता कल्याण बैनर्जी ने ये मांग भी रखी थी आज डिस्कशन के दौरान कि आप 1 सितंबर से इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। शुभमय, इम्प्लीमेंटेशन में अगर थोड़ी सी दिक्कतें हैं भी तो वो कुछ समय के लिए होगी। आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं जीएसटी का, क्योंकि अब हैं मल्टीपल रेट्स अलग अलग कैटेगरीज में। एक बार फिर जो व्यवसाय करने के और बिजनेस करने के तरीके हैं और जो टैक्स पेयर्स पर असर है, उस पर किस तरह का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं इस जीएसटी को देखते हुए? जीएसटी का जो पहला इम्पैक्ट, जैसे वेदजन जी जो कह रहे थे या मिस्टर मजूमदार जो कह रहे थे, वो पहला इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर। लेकिन अगर आम लोगों की बात देखें तो उसका इम्पैक्ट एक दिन में अचानक नहीं आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर दूर काफी लॉन्ग टर्म होगा। बहुत सारे बिजनेस के साथ डील करने के बहुत सारे प्रक्रियाओं में चेंजेस आएंगे। या एक चीज जैसे कि सारे रसीद के बेसिस पे खरीदारी करना, रसीद के बेसिस पे टैक्स देखना, टैक्स अब सच में वसूली हुआ है या नहीं, और साथ में बहुत सारे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रोसेसेस हम लोग बाइंग एंड सेलिंग के जो करते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चाहे वो 1 जुलाई से हो या 1 सितंबर से, इन सारी चीजों में जो तब्दीली है ये समझने में, एडजस्ट करके नए प्रोसेस में आने के लिए टाइम जरूर लगेगा। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, जैसे टैक्सी में हम लोग सफर करते हैं, उस टैक्सी रेट में उसका जो उसमें भी टैक्सेस की प्रक्रिया है, बहुत सारे उसमें चेंज होंगे। मलेशिया में शुरुआत में सर्विस सेक्टर के बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो आए थे, लोगों को समझ में नहीं आए। उन सारे चेंजेस को एडजस्ट करके लोगों को आगे चलने में ये जिसे कहते हैं कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट का सीरीज रहेगा। और सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत, चाहे जितना भी वित्त मंत्री कहें, थोड़ा बहुत प्राइसेस में कुछ चीजों में जरूर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे जरा, खासकर सर्विस सेक्टर में जो चीजें सर्विसेज बढ़ सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी रोजमर्रा चीजें हैं जैसे आटा, दाल, चावल, उस पर अगर 0% टैक्स लगना है फूड आइटम्स पर, तो वहां पर कमी होगी। क्या ये रेवेन्यू न्यूट्रल रहेंगे रेट्स? अंत में ये देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि आज क्या प्रमुख सवाल थे जो विपक्ष ने रखे लोकसभा में जीएसटी पर डिबेट करते समय। Here we are legislating in an area where we have simultaneously under Article 246A conferred jurisdiction on both center and states. So the states have pulled in their sovereignty to the GST Council. The center has pulled in its sovereignty to the GST Council. So GST Council is India's first federal institution where sovereignty of the center and the states
in relation to indirect taxes has been pooled together in a federal institution. You have brought in an anti-profiteering clause under GST here. They are proposed to examine whether any reduction in a business cost base or cost or tax rate due to the implemented GST is passed on to the consumer in the form of appropriately reduced rates. There is no clarity how this provision could be implemented. It's a market economy where the demand and supply, they play the role. दाम कमेगा कि नहीं, घटेगा कि नहीं? Will the prices come down after implementation of this law? That is the basic thing which our people want to know. Therefore, the expectation that has been created because of GST, one nation, one tax, one product, the expectation has grown to the level of the sky. But let there be little bit of caution. It is illusory. After 1 year, we will come to know actually what is going to be the impact. बजट में आपके समय कहे कि इम्बैलेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में. इनडायरेक्ट टैक्स सबको देना पड़ता है. जीएसटी इज एसेंशियल इंडायरेक्ट टैक्स. और उस समय हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स को हम कम करने की घोषणा किए हैं, लेकिन जीएसटी के बारे में हम जो भी आप जिसमें भी जो टैक्स लगाओ वो आखिरकार सबके ऊपर स्प्रेड होता है. जो रिच एंड पुअर का जो डिवाइड है वो बढ़ता रहेगा, वो घटेगा नहीं. ओके, संजय झा और जफर इस्लाम जी. संजय झा, इन सारे मुद्दों पर हर पॉइंट पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया है. प्रॉफिटियरिंग के सवाल पर भी ये भी बताया कि क्यों अलग अलग रेट्स है जीएसटी में. क्या संतुष्ट हैं विपक्ष इस वक्त ये सारे जवाबों के साथ? क्योंकि अंत में ये सारे नियम और कानून जीएसटी काउंसिल से तय होकर आए हैं, जिसमें सारी पार्टियों के वित्त मंत्री भी बैठे हुए हैं. तमन्ना जी, देखिए संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से कल फाइनेंस बिल को एक मनी बिल में इतने ढेर सारे मैं समझता हूं कि संशोधन करके सरकार ने संसद में पास करवाया, उसी तरह इसको मनी बिल नहीं बनाना चाहिए था. देखिए, ये बहुत ही अहम कदम है. आप जानते हैं कि इसकी पूरा ढांचा या प्रणाली कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में लाया था. तो हम इस बिल को अच्छी तरीके से समझते हैं और इसीलिए हमने कहा था कि इसको आप राज्यसभा में भी इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस पर वोट होनी चाहिए. मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा और नियत या इनका आत्मविश्वास इतना कमजोर था कि इन्होंने इस वक्त इसको राज्यसभा में इसको एक मौका नहीं दिया कि इस बिल पर एक खुलेआम एक वोटिंग हो, संशोधन हो, परिवर्तन हो, उसके लिए मौका नहीं दिया. ये मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसजनक है. दूसरी बात, और ये बहुत अहम है, आपको याद होगा तमन्ना जी, आप ही के चैनल पर हमने डिबेट्स किए थे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैप 18% की लगाइए. हमें इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये रेट जो है ये रेट बहुत ही रीजनेबल रहेगा. मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी ये 4 बैंड्स हैं. अब आप ये जानती हैं कि जीएसटी में होना चाहिए, सचमुच कहिए तो एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए और उससे प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, प्लस माइनस रेट्स हो सकते हैं. यहां 4 बैंड्स हैं. अब 4 बैंड में यहां पर रेट्स 40% तक जा सकते हैं. अब ये बात इन्होंने कहा है कि ये लग्जरी गुड्स पर होंगे, लेकिन लग्जरी गुड्स है क्या लग्जरी गुड्स का कोई डेफिनेशन है? ये बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कोका कोला भी हो सकता है. लग्जरी गुड का डेफिनेशन क्या है? उसका एक तरीके से उसका एक खुलेआम एक सार्वजनिक तरीके से उस पर बातचीत नहीं हो तो कल तो सरकार एक तरीके से टैक्स को बहुत ऊपर बढ़ा सकती है. तो इसका मतलब आम आदमी पर आप सोच सकते हैं कितना इसका बोझ आ सकता है. नहीं, लेकिन जो भी टैक्सेस है, लेकिन यदि ये टैक्स है तो इसका महंगाई पर बहुत गहरा असर पड़ेगा. कौन सी एक क्लैरिफिकेशन, किस चीज को कितना टैक्स करना है ये जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें सारे वित्त मंत्री हैं राज्यों के, जो हर पार्टी के हैं. तो ऐसा नहीं कि सरकार अकेले एक दिन तय कर देगी कि फला सॉफ्ट ड्रिंक 40% टैक्स की जाएगी. नहीं, लेकिन
तमन्ना जी उसमें सेंटर नहीं वो बात मैं नहीं वो बात मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए सरकार के बातचीत से हो सकता है कि कुछ लोगों को विश्वास हो। लाइक हमने क्यों माना कि 18% के बावजूद इन्होंने नहीं माना, फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हमने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि हमें लगा कि राज्य के जो जितने वित्त मंत्री हैं शायद उनको विश्वास था अरुण जेटली जी पर, लेकिन कल यदि आम आदमी के हित पर नहीं हो फिर क्या होगा आप ये बताइए। तो आप क्या स्टेट महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी को ये दाम देना ही पड़ेगा अपने राज्यों के। ओके जफर इस्लाम, 2 पॉइंट पर जवाब दें, कहीं नहीं मिले। 2 पॉइंट पर जवाब दें। एक तो जीएसटी को मनी बिल के रूप में क्यों लाया गया, और दूसरा जो पॉइंट उठाया संजय झा ने कि क्यों एक कैप 18% का नहीं था। तमन्ना जी, ये डिबेट तो बहुत बार हो चुका है, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। आई थिंक संजय झा जी अभी तक वहां पर है, यहां बिल पास हो गया है। सुन लीजिए, पहली बात तो जो मनी बिल की इस वजह से था इसलिए कि अभी वित्त मंत्री ने बड़े साफ वही से बताया कि आज 1951 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से आज तक बताइए क्या कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी बिल पेश हुआ है? क्या वो मनी बिल के तौर पर नहीं पेश हुआ, किसी और तरह से पेश हुआ है? बताइए। तो आंसर तो उन्होंने पार्लियामेंट के सदर पे दे दिया और किसी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब संजय झा जी शायद नहीं सुन रहे होंगे इसलिए उनको पता नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी मंशा तो बिल्कुल साफ है। नहीं, हमारी मंशा तो बहुत साफ है कि नहीं, मुझे पता है, आप बोलिए ना, आपको जवाब देंगे, आप खत्म कीजिए, आप खत्म कीजिए, आपको जवाब नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारी पूरी। एक मिनट संजय जाची सुन लीजिए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहे ये हमारी मंशा, इसलिए इन्फ्लेशन का भी हमने दायरा फिक्स कर दिया है। आपको पता है कि +-2-4% जो है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि 18%, देखिए वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। कोई भी टैक्स का जो रेट है वो अब काउंसिल डिसाइड करेगी। काउंसिल में 32 लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियन टेरिटरीज के और स्टेट्स के। अब उसमें इनकी जहां सरकार है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर है, और जब हमारे सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार है उसके भी एफएम वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये कहना कि हम खुद से बढ़ा देंगे ये गलत है। वो कंसेंसस डिसीजन होगा और वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। किसी एक पार्टी को अथॉराइज थोड़ी किया गया है कि हम बीजेपी और एनडीए डिसाइड करेगी, काउंसिल डिसाइड करेगी। उसमें आपके भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरी पार्टियों के भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, कंसेंसस पे होगा और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारा फोकस के थ्रू आपने लोकसभा में पास करवाया है। काहे डरते हैं राज्यसभा में बातचीत करने के लिए? काहे डरते हैं राज्यसभा में बातचीत करने के लिए? आज आपको अफसोस क्यों डर गए? बड़ा क्यों डर गए राज्यसभा में? इसमें संजय झा क्या आप कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में जो वित्त मंत्री बैठे हैं अलग अलग स्टेट से, वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते? जो आपके चलाने वाले राज्य हैं उनके स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स आपकी बात को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए तमन्ना जी, इस पर गौर कीजिए, यह आम आदमी के हित में होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, अरे दो मिनट सुनो भाई जफर भाई, जीएसटी बिल कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, इसको रोका सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम समझते हैं, हमारा अनुभव है कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं। हमने क्या कहा है तमन्ना जी, हमने क्यों कहा कि इसमें आप एक स्टैंडर्ड जो आपका रेट है वो रेट उस पर एक कैप लाना जरूरी है। 18 हो या आप क्या रेट है आप बताइए। संजय झा जी, आप ऐसी बात को उठा रहे हैं जिसको ये जब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो गया था, आपकी पार्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये डिमांड को त्याग दिया था। आज आप इसको फिर से उठा रहे हैं तो ये आज इररेलेवेंट पॉइंट है फ्रैंकली सर, क्योंकि आपकी पार्टी तो कांग्रेस की परेशानी है ऑलरेडी। आप देश आगे निकल रहा है, ये वही अटके हैं। तो आज इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब? देश आगे निकल रहा है संजय झा जी। तमन्ना जी छोटा सा ब्रेक इस पे लेंगे। संजय झा जी, देश आगे निकल गया। आप छोटा सा ब्रेक इस पर लेंगे। बस एक पॉइंट पर मैं वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया वो आपको सुनाना चाहती हूँ ब्रेक में जाते जाते। ये सवाल उठाया गया था कि अगर जीएसटी का मतलब है एक देश एक टैक्स, तो ये तो एक देश कई सारे टैक्स हैं, स्लैब्स भी है, सेस भी है। तो उन्होंने अपना जवाब दिया है कि क्यों अलग अलग टैक्स रेट तय किए गए थे जीएसटी में, और क्यों ये जीएसटी होने के बाद भी एक देश और अन्य टैक्स होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश में अगर मल्टीपल रेट्स नहीं होंगे, इफ देयर वर नो मल्टीपल रेट्स, it would become a highly regressive tax, and I'll give you the reason for that.
इस देश में बहुत सारी कमोडिटीज हैं, विशेष रूप से खाद्यान्न की, जो जीरो रेटेड होंगी, जिनके ऊपर टैक्स न लगना चाहिए न लगेगा। और इसलिए हम तय कर दें कि एक रेट होगा 15% का, और आपके 50% आइटम्स ऐसे होंगे, मैं उदाहरण के तौर पे 50% कह रहा हूं, जो फूड आइटम्स हैं, हम उसके ऊपर 15% लगाने लग पड़े, संभव नहीं है। लोकसभा में सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी बिल पास हो चुका है। 3 और बिलों पर वोटिंग चल रही है। यह है इंटीग्रेटेड जीएसटी, कॉम्पनसेशन बिल और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, जिसमें अब वोटिंग जारी है। ये जाहिर है कि ये पास हो ही जाएंगे, मनी बिल के रूप में ये पेश हुए हैं, तो इसमें अब कोई चांस नहीं है कि ये बिल आगे जाए नहीं। ये एक लॉ बन चुका है लगभग। सवाल है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें मजुमदार जी निकल कर आई थी इस लोकसभा डिबेट में। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंबर ने ये पूछा कि किटकैट को आप चॉकलेट मानेंगे या बिस्किट जब आप टैक्स रेट तय कर रहे हैं। एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नारियल का तेल है, दक्षिण भारत में ये पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, उत्तर भारत में बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप कैसे उनको तय करेंगे? क्या ये सारी चीजें हैं जिन पर काफी समय लगाना होगा कि आप कैसे किस चीज को टैक्स करते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन का जो इशू आपने उठाया, ये क्लासिफिकेशन इशू है। इसमें इंटरनेशनल आंतर्जातिक रूप से HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। ऑलरेडी इंडिया में एक्साइज में वो 8 डिजिट कर रहे हैं, लेकिन वैट में सिर्फ 2 डिजिट का है, इसलिए बैलेंस करके 4 डिजिट में अभी पहले शुरू में रहेगा। तो 4 डिजिट में मेरे ख्याल पे ये ठीक रहेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ओनली 4 या 5 रेंज है। एक जीरो रेट, एक मतलब एग्जेम्पशन, एक है 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28 में तो कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। जो भी है तो एक्सप्लेनेटरी नोट होते हैं HSN का, उसमें वो क्लासिफिकेशन का इशू होना नहीं चाहिए। सिर्फ मेरा कहने का ये है, जब टैरिफ बनेंगे उसमें कोई ऐसा क्लॉज होना नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब या प्रोवाइडेड दिस, ये सब जब लगा के उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सीधा बोल देने से वो HSN जो एक्सप्लेनेटरी नोट है उसमें हो जाएगा। तो इसमें मैं कोई चैलेंज नहीं देख रहा हूं। नहीं, लेकिन इसमें डिस्क्रेशन लगेगी। और वेद जैन जी, सवाल है कि किसकी डिस्क्रेशन लगेगी? जैसे सर्विस टैक्स माना जा रहा है कि सर्विसेज पर जो जीएसटी लगेगा, फिलहाल सर्विस टैक्स 15% के आसपास है, वो 18% की श्रेणी में चले जाएगा। क्या इसका मतलब है कि जो सर्विस टैक्स या जीएसटी आप एक 5 सितारा रेस्टोरेंट में देंगे, वही आप एक साधारण रेस्टोरेंट में देंगे, क्योंकि सारे सर्विसेज अब 18% की श्रेणी में टैक्स हो रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा और किसी की यहाँ पर जजमेंट लगेगी कि वो कैसे इसको देखते हैं। नहीं देखिए, आपने जो सवाल उठाया, पहले वाला जो सवाल उठाया था किटकैट और चॉकलेट और बिस्किट का, और जो नारियल के तेल का उठाया, और जो भी आपने सर्विसेज का लगाया, आप ये देखिए जो नई प्रणाली आएगी उसमें नेचर ऑफ यूज के ऊपर कोई इश्यू नहीं आएगा। आप कह रहे हैं अगर नारियल का तेल खाने के लिए होता है या सिर में लगाने के लिए होता है, वो इसके लिए नहीं आएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा नारियल के तेल के रूप में, और उसका कोड होगा स्पेसिफाइड, उसके ऊपर वो रेट लगेगा। इसी तरह से अगर चॉकलेट और बिस्कुट के रेट का HSN का कोड अलग है, अगर वो चॉकलेट है तो चॉकलेट वाले रेट HSN में जाएगी और उसका रेट स्पेसिफाई होगा। इस ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी नेचर, आइटम के ऊपर की जो आइटम की नेचर है, एंड यूज के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन नहीं होने वाला। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में आज की डेट में भी एंड यूज के ऊपर सर्विस टैक्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आपकी जो नेचर ऑफ सर्विसेज है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो उस स्पेसिफाई को आप अगर ये कहेंगे कि एक होटल की सर्विस है तो ये होटल सर्विस है, एक मैनेजमेंट सर्विस है तो एक मैनेजमेंट सर्विस है, एक बार्बर की सर्विस है तो एक बार्बर की सर्विस है, एक टेलर की सर्विस है तो टेलर की सर्विस है, तो आप उसका एंड यूज नहीं देखेंगे। और सबसे अच्छा जो जीएसटी का जो होने वाला है, जैसे मजूमदार साहब ने भी कहा, HSN कोड जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी लाएगा, क्योंकि अब गुड्स
और सर्विसेज में डिफरेंस नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो जो रेट है वो आएगा 0, 5, 12, 18 एंड 28। और आपने लिख दिया HSN कोड चॉकलेट का ये है और इसके ऊपर 12% लगेगा, तो उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और नहीं होने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि जीएसटी में इस तरह की कोई समस्याएं आने वाली है। लेकिन जो एक दूसरा सवाल था कि एक कंट्री एक रेट का, उसका वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया, जैसे भारतवर्ष का देश है उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड रेट रखते हैं तो सभी के ऊपर लगेगा। जैसे ही एक रेट को छूट देने की कोशिश की जाती है तो दूसरे का रेट बढ़ाना पड़ेगा, और वही व्यवस्था इसके लिए अडॉप्ट की गई है। नहीं तो मैं नहीं समझता कि रेट के बारे में कोई कंफ्यूजन होने वाला है। उसके पीछे जो सोच है वो है कि जो अमीर आदमी है और जो गरीब आदमी है, क्या वो एक समान रेट दे। और इसमें जो सवाल मोहम्मद सलीम ने उठाया था, शुभमोय सीपीआईएम के नेता, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये अंत में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे सर्विसेज की बात कर रहे थे वेद जैन जी, और उन्होंने डिजाइनर या टेलर की बात की, तो एक मोहल्ले का दर्जी भी होता है और एक हाई एंड डिजाइनर भी होता है। क्या उन पर लगने वाला जीएसटी एक समान होना चाहिए या एक समान होगा? नहीं, देखिए वो जीएसटी एक समान, मैंने कहा नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार नहीं लग रहा है। ओके वेद जैन जी, एक मिनट, वो शुभमोय का व्यू मैं जानना चाहती हूँ जी। ये आप देखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार इंडिया में नहीं लग रहा है, सदियों से हम लोग कंटिन्यूसली लगाते जा रहे हैं, और उसमें किस तरह के नेचर ऑफ प्रोडक्ट है उसको सामने रखकर उसका समझबूझ लेकर ही इनडायरेक्ट टैक्स का रेट्स लगाया जाता है। जो मास यूज के हैं, जो मास प्रोडक्शन के लिए, जो फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल्स में जो बुनियादी टाइप के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो रेट्स होते हैं, और जो रेडीमेड अपर एंड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रेट्स हाई डिफरेंट होते हैं। इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा झमेला आएगा। मैं इस पर दाद देना चाहूंगा कि तमन्ना जी की पिछले एक साल में जीएसटी का ये जो सफर हमने तय किया है, पिछले साल जुलाई से शुरू करके अभी तक, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, कि विदाउट ए क्राइसिस, हमें हमेशा कहा जाता था कि क्राइसिस में ही हम किसी चीज को हम बड़े स्टेप्स को सफर करते हैं, लेकिन जीएसटी विदाउट एनी क्राइसिस इंडियन डेमोक्रेसी को इतना बड़ा आगे स्टेप लेना, मुझे लगता है इसमें सभी पार्टीज को क्रेडिट लेना चाहिए। गवर्नमेंट को जरूर खुशी होगी कि इतना बड़ा एक रिफॉर्म, और ये सच में एक मैसिव रिफॉर्म है जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं हो पाया है। इस रिफॉर्म को हम कारगर कर चुके हैं और 1 जुलाई या 1 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। और मुझे लगता है इस पे फॉर ए मोमेंट हमें सबको एज ए मेजर ऑफ कंग्रेचुलेशन लेना या देना बिल्कुल। और जफर इस्लाम, इसमें शायद आपको क्रेडिट देना चाहिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को भी, कि अंत में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया। 10 सालों से जीएसटी लटका हुआ था और अब हम इस कगार पर आए हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा। आप वो क्रेडिट देना चाहेंगे विपक्ष को भी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये संभव नहीं था बिना ऑपोजिशन के सपोर्ट से, और ऑपोजिशन ने बिल्कुल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाया। संजय झा आज जो भी कह रहे हैं, हाथी निकल चुकी, पूंछ भी निकल रहा है उनके सामने, टीवी पे दिख रहा है कि सारे बिल अप्रूव हो रहे हैं। लेकिन हम पूरी क्रेडिट देते हैं कांग्रेस को, एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज है, और भी जो पार्टीज हैं जो अपोजिशन में, सब ने हाथ बटाया, सब ने साथ दिया, तभी इतना बड़ा रिफॉर्म्स जो है देश में आया। और इसका ऐतिहासिक रिफॉर्म्स है, और इसके जो बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, देश में बहुत सारे फायदे लेके आएंगे। इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहेगा, जॉब क्रिएशन होगा, आपके जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, हर तरह के बेनिफिट जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जो आज के दिन में जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, या जो आशंका है कि वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, जीएसटी काउंसिल ने, सब ने ये जरूर कहा है कि 1 जुलाई अचीवेबल टारगेट है और हम 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर 1 महीना फॉर ए मोमेंट अगर मैं इसको अज्यूम भी कर लूं कि 1 जुलाई की जगह 1 सितंबर से होगा, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट जो पोर्शन था वो हो चुका है कि ये अब एक बिल के तौर पे अप्रूव हो गया है सब अपोजिशन पार्टीज को। तैयारी का जो सवाल है, तैयारी का जो सवाल है, तैयारी का जो सवाल है वो सरकार की तरफ से भी है और कारोबारियों की तरफ से भी है, और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं, जो छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारी है उनको भी तैयारी करनी है। लेकिन संजय झा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जब आप
कांग्रेचुलेट कर रहे थे उनको भी और कांग्रेस पार्टी को भी। जी संजय झा। संजय झा कांग्रेचुलेशन जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अभी भी वो पुराने 4 महीने सबसे पहले तो हाँ जफर भाई जरा सुना कीजिए, जरा सुना कीजिए। बधाई आपको भी हो, लेकिन कम से कम टीवी चैनल में दर्शकों को सच तो बताइए कि ये बिल बहुत आदर के साथ बधाई दे रहा हूं। टोक रहे हैं, जरा सुनिए तो 2 मिनट। कम से कम दर्शकों को बता दीजिए। अरे फिर आप टोक रहे हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम दर्शकों को तो बता दीजिए कि ये जीएसटी का निर्माण, ये जीएसटी बिल का पूरा ढांचा और प्रणाली कांग्रेस पार्टी ने सालों पहले तैयार किया था। क्रेडिट कहां लेके चल रहे हैं? आप लोगों ने खत्म किया है हमारे सहयोग के साथ। दूसरी बात लेकिन एक बात तमन्ना जी मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं आपको पहले भी कहा हूं, शायद इसके बारे में और भी चर्चा होगी कि ये लग्जरी गुड्स का जो उन्होंने परिभाषा नहीं बताया है, मैं समझता हूं कि बहुत चिंताजनक है। क्योंकि कल यदि ये आम वस्तु को लेकर लग्जरी गुड में डाल दे और उससे टैक्सेशन बढ़े तो यह आम आदमी को वो पैसे देने पड़ेंगे। और सरकार, देखिए, सरकार के सामने ये उसके पास पूरी शक्ति होगी, उनके पास पूरा हक होगा, क्योंकि अब तो ये कानून बन रहा है कि वो किसी भी चीज को लग्जरी गुड में डाल दे। मैं समझता हूं कि इन सब विषयों पर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हवा में हम लोग सब कहेंगे ताली ताली बजाइए। जवाब देना चाहूंगा इसका, यही हमारा तमन्ना जी जवाब देना चाहिए। क्योंकि बहुत कम समय है, लेकिन अगर आप संक्षेप में जवाब दें कि लग्जरी गुड्स का या जो आर्बिट्रेरी डिसीजन के क्या चीज कहीं जाएगी, क्या इसका डर है, थ्रेट है? देखिए, बिल्कुल नहीं तमन्ना जी। 2 चीजें, एक तो हमको बराबर, एक तो हमारा डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है हमारी सरकार का कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा। वो हम ऑब्जेक्टिव सबको मालूम है कि क्या हमने क्या इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, पहली बात। तो जो भी रेट्स होगा उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। नहीं, और उसमें सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा समय समाप्त हुआ है, सबसे बड़ी बात कि जीएसटी काउंसिल, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जीएसटी काउंसिल तय करेगी, उसमें राज्य वित्त मंत्री है। क्या कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अफोर्ड कर सकती है कि वो लोगों को नाराज करें और महंगाई उनके लिए बढ़ा दें? शायद नहीं। यही सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। अंत में बस एक चीज जो हम कहना चाहेंगे कि हर बढ़िया आइडिया के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। नोटबंदी को याद कीजिए कि सबने उस आइडिया को पसंद किया, इम्प्लीमेंटेशन में सवाल रह गए। जीएसटी के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन पर अब पूरा जोर देना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।